दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी भारतीय संविधान के 50 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? साथियों, पहले क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में अनुच्छेद 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। साथियों, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनटचेबिलिटी से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इसका उन्मूलन करता है। तो साथियों, हमारे दूसरे क्वेश्चन का अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का अनटचेबिलिटी से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो साथियों, इसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। साथियों, तीसरा क्वेश्चन भी आपका अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है और इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन कौन से हैं? साथियों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में 5 अनुच्छेदों में प्रदान किए गए हैं। ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से आंसर की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी इन ऑप्शंस में से ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, इनमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। साथियों, राइट टू स्पीच भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में वर्णित है, यह आपसे पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका उत्तर आप सभी को बताना है। तो साथियों, हमारे पांचवें क्वेश्चन का अनुच्छेद 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? साथियों, छठवां क्वेश्चन भी आपका अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस में से अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 24 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? साथियों, 7वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो अनुच्छेद 29, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। साथियों, 8वां क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 32 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है। साथियों, आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों, 9वां क्वेश्चन भी आप सभी का इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, हमारे 9वें क्वेश्चन का अनुच्छेद 39 यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आर्टिकल 39 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और इस आर्टिकल में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। साथियों, यह भी आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है और इसके आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश भारतीय संविधान देता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, इसमें पूछा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आर्टिकल 48 ए इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन बी आपको इस क्वेश्चन का याद रखना है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण का सुधार करे। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के ए में दर्शाया गया है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। साथियों, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के ए को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 51 का ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। तो साथियों, अनुच्छेद 53 इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन सी इसका आपको याद रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, साथियों, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। साथियों, री इलेक्शन की बात हो रही है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेसिडेंट के पद के लिए री इलेक्शन की योग्यता दर्शाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 57 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। साथियों, महाभियोग की बात हो रही है कि राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका अनुच्छेद 61 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है,
साथियों इसमें आपसे पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। साथियों राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल क्षमा दान तो कर सकता है, लेकिन उसे मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 72 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। साथियों उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 63 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस आर्टिकल के अनुसार। साथियों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह किस आर्टिकल के अनुसार, यह हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आर्टिकल 64 यानी ऑप्शन बी आपको याद रखना है। आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। साथियों वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बात हो रही है हमारे 19वें क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो साथियों हमारे 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान में कौन सा है। साथियों अटॉर्नी जनरल की आपसे बात हो रही है कि भारत के महान न्यायवादी यानी भारत का जो महान न्यायवादी होता है वह भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है और इससे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो साथियों हमारे 20वें क्वेश्चन का अनुच्छेद 76 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। साथियों क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि भारत के संसद को साल भर में कम से कम 2 अधिवेशन तो करना ही पड़ेगा और इसकी अनिवार्यता का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है। तो मेरे प्यारे साथियों इन ऑप्शंस में से अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है साथियों इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो साथियों हमारे 22वें क्वेश्चन का भी अनुच्छेद 85 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और साथियों आर्टिकल 85 के ही अनुसार संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है साथियों इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। साथियों जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है कि संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित एक एडिशनल फैक्ट आप सभी को और याद रखना है कि संसद के संयुक्त बैठक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और संसद का संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 108 आपको याद रखना है। संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। साथियों धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, यह आपका 24वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 110 आप याद रखिएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है यदि संसद का कार्यवाही न चल रहा हो और यह आर्टिकल 129 के अनुसार किया जाता है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 123 आप याद रखिएगा। आर्टिकल 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी की जाती है अगर संसद की कार्यवाही न हो रही हो। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। साथियों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्थगन संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 के अंतर्गत है और इसी आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पर आप सभी को मार्क करना है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन यानी रिव्यू कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, अनुच्छेद 137 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। साथियों, राष्ट्रपति जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आर्टिकल 143 के अनुसार परामर्श ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 3 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है आर्टिकल 129, इस आर्टिकल के अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है और आर्टिकल 137 के अंतर्गत रिव्यू की बात की गई है और राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आर्टिकल 143 के अनुसार परामर्श लिया जा सकता है। इन तीनों ही आर्टिकल को आप याद रखिएगा। साथियों, हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। CAG की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, यह साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आर्टिकल 148 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। साथियों, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और भारत के मूल संविधान के अनुसार आर्टिकल 153 में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 153 आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो साथियों, हमारे इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 155 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। साथियों, इससे भी आप याद रखिएगा। साथियों, हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, हम सभी ने राष्ट्रपति वाले आर्टिकल में जाना था कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमा दान प्रदान करता है और इसका उत्तर आप सभी को बताना है कि राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के, तो अनुच्छेद 169 यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना विधानसभा के द्वारा किया जाएगा या इसे समाप्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी की जाती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत
और बात की जाए राज्यपाल की कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 213 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 213 आप याद रखिएगा, यह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। साथियों, हम 35वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि अवशिष्ट शक्तियां आखिर होती क्या है, तो वे विषय जो राज्य या केंद्र सूची के अंतर्गत न आते हों और उस पर जो कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है वह केंद्र सरकार के पास है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 249 आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है साथियों, इसमें पूछा गया है कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 37वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों, अनुच्छेद 263 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। साथियों, क्वेश्चन पर मार्क करना है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 280 यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, इसमें पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। साथियों, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार होता था, जिससे 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के अंतर्गत बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। साथियों, नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यह आपका 40वां क्वेश्चन है। तो साथियों, हमारे 40वें क्वेश्चन का अनुच्छेद 312 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस में से अनुच्छेद 315 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। साथियों, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, यह आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 324 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। साथियों, अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों, 44वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस आर्टिकल को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण
भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन से अनुच्छेद 352 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। साथियों, यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इस आर्टिकल की, तो आर्टिकल 356 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल के बारे में आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, तो अनुच्छेद 360 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 आपको याद रखना है। इस आर्टिकल के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान किया गया है। साथियों, संविधान संशोधन भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को प्रदान किया गया है। साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के, तो राष्ट्रपति शासन यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 356 याद रखिएगा, इसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। साथियों, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो 1974 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, भारतीय संघ में सिक्किम को सह राज्य के रूप में 1974 में शामिल किया गया था और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 1975 में घोषित किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।